तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25th आर्टिकल तक हो चुकी थी, सो आज 26 से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी यहाँ पे टॉपिक बची हुई है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपकी अक्टूबर मंथ की विज़न आईएएस की मैगज़ीन है। तो स्टार्ट करते हैं 26 आर्टिकल से। इंडिया की कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, इसको ESMF भी कहा जा रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक का हाथ होता है तो वो प्रोजेक्ट अपने आप जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एग्जाम वाले उसी को कैच करते हैं जिसमें कि वर्ल्ड बैंक का भागीदारी होता है, क्योंकि माना जाता है कि वो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और ऐसी प्रोजेक्ट है जिसको कि वर्ल्ड बैंक भी प्रेस कर रहा है, उसमें हामी भर रहा है, तभी तो उसमें जो है आप फाइनेंस करने के लिए रेडी होते हैं। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ही नहीं, इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी है जो कि इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को यहाँ पे हेल्प करेंगे कि कैसे कोविड-19 पैंडेमिक में जो है इसको टैकल किया जा सके। दोनों की बात करें, वर्ल्ड बैंक की और AIIB की, तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पे $1.5 बिलियन तक दिया जाएगा, वो भी नेक्स्ट 4 ईयर्स तक। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इनके द्वारा जो है ये सारे पैसे खर्च किए जाएंगे। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ है ये देख लीजिए। सबसे पहला है कि कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा और रिहैबिलिट की जाएगी जो भी हमारे यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम है। और वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है। वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी हॉस्पिटल्स की ही बात कर रहे हैं। पहले के आर्टिकल में हमने देखा था कि जितने कचरे पहले निकलते थे हॉस्पिटल से, उससे ज़्यादा जो है ये कोविड-19 के टाइम में निकल रहा है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में जो है आप लोग देखते हो कि सैनिटाइज़र, मास्क और बहुत सारी ऐसी है जो कि PPE किट डॉक्टर्स की जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वेस्ट मटेरियल्स हॉस्पिटल से निकल रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए भी जो है एक अच्छी खासी फैसिलिटी होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक स्टोरेज फैसिलिटी की यहाँ पे स्टोरेज इन द सेंस कि गार्बेज को कहीं जाके डंप करना है तो उसके लिए भी एक अच्छा खासा फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके लिए जो है पैसे यहाँ पे खर्च करे जाएंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट लेना है। अभी आप लोग देख रहे हो कि जैसे कोविड-19 की जो चेकअप होती है, टेस्ट होती है, उसके लिए भी जो इक्विपमेंट है, PPE किट की जो बात करूँ, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। केमिकल और बायोलॉजिकल रिएजेंट और दूसरे जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं, वो सारी चीज़ों की भी यहाँ पे ज़रूरत हो तो उन सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट होगा। इसका एम बस यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिस्पांस है कोविड-19 के लिए उसको और ज़्यादा बेटर कर सके। जैसे हमारी सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव है, स्टार्टिंग से ही आप लोग देख रहे हो कि हम लोग बहुत राइट टाइम पे लॉकडाउन लगाए थे, क्योंकि इंडिया में अगर राइट टाइम में लॉकडाउन नहीं लगता तो इंडिया की स्थिति जो है ना इटली और ईरान से भी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती। खैर, हालांकि हमारे यहाँ इतनी बुरी सिचुएशन नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, तो आगे भी नहीं होने की चांस है। हालांकि अभी सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 स्टार्ट हो चुका है, बट कोई नहीं, हर एक तरीके से आप देखोगे कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सरकार जो है और भी बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट करने वाली है, क्योंकि कोविड-19 जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक इसके केसेस ख़त्म होने की चांसेस नहीं है। तो ये कितना लंबा खींचेगा कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, वैक्सीन आने की चांसेस है, नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि मार्च अप्रैल तक जो है वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो इंडियन सिटीजन्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल होगी तो आप लोग समझ सकते हो कि कोई न्यू वैक्सीन अगर मार्केट में आ रही है तो ऑब्वियस है कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि उसको शायद नॉर्मल या कॉमन मैन जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और हमारे यहाँ तो इतने गरीब लोग हैं वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाए। तो उन तक जो है कैसे ये सरकार पहुंचाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कब करेगी, कैसे क्या किया जाएगा, वो तो आगे आने वाले दिनों में ही हम लोग देखेंगे। बट ये लंबा अभी खींचने वाला है, इसलिए यहाँ पे 4 साल का ड्यूरेशन रखा गया। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ही नहीं, AIIB दोनों यहाँ पे मिलकर जो है हमारे इंडियन जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिस्पांस है कोविड-19 को लेकर उसको यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है एंटीसेरा। तो ये एंटीसेरा है क्या? बायोलॉजिकल ये साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको कि ICMR कहते हैं, इनके द्वारा एक प्यूरिफाइड एंटीसेरा यहाँ पे डेवलप किया गया है, जिसको यहाँ पे कोविड-19 में ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। तो अगेन आप लोग देख सकते हो कि ये डायरेक्टली आपसे लिख कर दे दिया जाएगा कि एंटीसेरा ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसको याद रखना है कि कोविड-19 में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। एंटीसेरा होता क्या है? ये एक ब्लड सेरा है जिसमें कि एंटीबॉडी कंटेन होती है। एंटीबॉडी देखिए, ये वही एंटीबॉडी है जो कि जब प्लाज्मा डोनेट करते हैं ना, तो उसमें जो भी पर्सन, अगर मान लीजिए कि मुझे कोविड-19 हुआ है और मैं उसको रिकवर कर गई, कोविड-19 से मैं रिकवर हो गई, तो मैं प्लाज्मा डोनेट करूँगी। प्लाज्मा डोनेट करने से क्या होगा कि मेरे अंदर जो है ना एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गया था, जिसके कारण जो है कोरोना वायरस को फाइट करने में आसानी हुई मेरे एंटीबॉडीज़ को। तो ये एंटीबॉडीज़ जब मैं प्लाज्मा को डोनेट करूँगी तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होगा और वो प्लाज्मा थेरेपी दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बी पर्सन है तो उसको यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी दिया जाएगा। इट मीन्स कि मैं जो प्लाज्मा
डोनेट की थी वो उनके बॉडी में उसको इंजेक्ट कराया जाएगा, जिससे क्या होगा कि मेरे बॉडी में जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ था वो उनके भी बॉडी में, बी बॉडी में भी यहाँ पे क्या होगा कि उनका कोरोना वायरस को मारने में, फाइट करने में वो हेल्प करेगा एंटीबॉडी। तो यही चीज़ें एंटी सेरा में भी है, जिसमें कि ब्लड है, ब्लड सेरा है, जिसमें कि एंटीबॉडीज कंटेंट है, जो कि एंटीबॉडी का काम है यहाँ पे कि जो वायरल टॉक्सिन और जो एंटीजेंस होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में जो गंदगी घुसती है, जो वायरस घुसता है, यानी एंटीजेंस अगर घुस गया तो उसको एंटीबॉडी मारता है। ठीक है, तो यही एंटीबॉडी है। ये एक तरीके का थेरेपी है जो कि प्लाज्मा थेरेपी जैसा है ना, जो मैं अभी डिफाइन किया आपको, उसी तरीके से ये आपका जो है एंटी सेरा भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मा है ना, ये हॉर्सेस से ऑब्टेन किया जाएगा, ना कि जो रिकवर्ड वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब कि जो हॉर्सेस जिनको कि पहले भी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो इससे रिकवर्ड हो गए तो इनसे ये प्लाज्मा लिया जाएगा, ना कि पीपल से यहाँ पे प्लाज्मा लिया जाएगा। तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आपसे ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी 2-3 स्टेटमेंट दिया जा सकता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा थेरेपी में क्या है कि जो यहाँ पे रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट है उनसे प्लाज्मा लिया जा रहा है और प्लाज्मा थेरेपी में इस्तेमाल किया जा रहा है। बट एंटीसेरा में क्या है कि यहाँ पे प्लाज्मा जो लिया जा रहा है वो हॉर्सेस से लिया जा रहा है, जो भी यहाँ पे कोई भी वायरल इन्फेक्शन से अगर वो रिकवर्ड हुए हैं तो उनकी प्लाज्मा यहाँ पे ली जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी जो है ज़्यादा रिलेबल नहीं हो सका, क्योंकि आप लोग भी देखोगे कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया, बट उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन से रिजल्ट निकल कर नहीं आया, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ का प्रोफाइल है, उनकी इफिकेसी है और जो कंसनट्रेशंस है ना, ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर रहा है। मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज़ जिस तरीके का डेवलप हुआ तो वो मुझे तो हेल्प किया कि मैं कोविड-19 से जो है यहाँ पे रिकवर हो गई, लेकिन शायद ये बी पर्सन को जो है उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाया, उसको इतना ज़्यादा फाइट नहीं कर पाया कोरोना वायरस से। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, दैट्स वाई ये प्लाज्मा थेरेपी उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं माना जा रहा है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को कि ये सार्स CoV-2 क्या है, कोविड-19 क्या है। ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिए। कोविड-19 जो है बीमारी का नाम है, और जो वायरस जिसके कारण बीमारी हो रहा है उसको SARS-CoV-2 कहते हैं। HIV एड्स आप लोग सुने हो ना, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पूरी बीमारी नहीं होती है। HIV वायरस होता है जिसके कारण एड्स बीमारी होती है। ठीक है, वैसे ये SARS-CoV-2 वायरस है जिसके कारण कोविड-19 हमें हो रहा है। ठीक है, ये बीमारी का कारण है और ये बीमारी का नाम है, तो प्लीज़ इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। न्यू रिसर्च शेड्स लाइट ऑन डिक्लाइनिंग स्टार फॉर्मेशन इन मिल्की वे गैलेक्सी। तो गैलेक्सी जो कि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस से, बहुत सारे स्टार से बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि गैस जो है ना वो स्टार में कन्वर्ट होता है, और जब गैलेक्सी की लाइफ होती है तभी ये ऐसा होता है। गैलेक्सी को यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि अभी तक जो है गैलेक्सी को समझा, मतलब कि यूनिवर्स को समझने में अभी भी जो है 100% किसी ने भी, कोई भी साइंटिस्ट नहीं ये काम कर पाया कि स्टार की फॉर्मेशन कैसे होती है। सब अपने तरीके से थ्योरी देते हैं, सब जो भी वो रिसर्च करते हैं ना उनके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा बहुत सारे थ्योरी दिया गया है, जैसे कि वन ऑफ द फेमस थ्योरी बिग बैंग थ्योरी, जो आपने भी पढ़ा होगा, जिसमें कि कैसे यूनिवर्स का एवोल्यूशन हुआ ये बताया जाता है, फिर आफ्टर ऑल स्टार की कैसे फॉर्मेशन हुई। तो सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वही ये बताते हैं, लेकिन अब तक एक्चुअली नहीं पता चला है। ठीक है, तो यहाँ पे गैलेक्सी को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग ये समझें कि कितने अमाउंट ऑफ गैसेस और स्टार्स जो है ना वो टाइम के साथ जो है चेंज होते रहते हैं। स्टार फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग गैलेक्सी में बात करें तो ये 8 से 10 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 8 से 10 बिलियन ईयर्स अगो जो है ना ये स्टार फॉर्मेशंस होना स्टार्ट हो गया था, और ये धीरे धीरे जो है आज के डेट में आप देखोगे कि धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। यानी कि पहले जितना स्टार फॉर्मेशन होता था, जितने तारे बनते थे, आज की डेट में उतने तारे नहीं बनते। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बन रहे हैं? तो यहाँ पे अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया है। किसके बारे में? हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस के बारे में, कि कितना यहाँ पे प्राइमरी फ्यूल है स्टार फॉर्मेशन के लिए हमारे गैलेक्सी में। पहले लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल था जिसके कारण स्टार फॉर्मेशन हो रहे थे, बट अब स्टार फॉर्मेशन होना कम हो गया, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स से ये पता चला है, और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये पता चला है, जिनके द्वारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो भी यहाँ पे स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज में प्रेजेंट होते हैं उनको यहाँ पे मेज़र किया गया है। तो इसमें देखिए आप लोग कि इंटेंस स्टार फॉर्मेशंस जो हर एक गैलेक्सी में है, उनके एटॉमिक गैस जो है वो यहाँ पे स्टार फॉर्मेशंस के द्वारा यहाँ पे कंज्यूम किए जाते हैं, वो भी 1 और 2 मिलियंस ईयर्स में ये देखा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा ये वेग है, मतलब कि मैं इस आर्टिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दूंगी, लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि पूरे आर्टिकल में यही चीज़ बताया गया है कि अभी तक जो है गैलेक्सी को स्टडी किया जा रहा है, और साथ ही साथ यही पता चला है कि स्टार फॉर्मेशंस जो आज के डेट में हो रहा है वो डिक्लाइन हो गया, बट क्यों डिक्लाइन हो रहा है इसकी अभी तक जो है जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू शिपार्ट। तो ये है क्या, सब ऑर्बिटल रॉकेट सिस्टम है, यानी कि रीयूजेबल, फिर से यहाँ पे जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे जो है डिज़ाइन किया गया कि एस्ट्रोनॉट और रिसर्च पेलोड को यहाँ पे ले जाया जाएगा पास द करमान लाइन,
यानी कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि इंडिया चाइना के बीच में बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है LOC। तो उसी तरीके से आप देखो कि इंटरनेशनली भी यहाँ पे जो बाउंड्री ऑफ स्पेस है, एक बाउंड्री ऑफ स्पेस है जो कि इसके पार आप चले जाओगे तो वो आप फिर जो है ना अंतरिक्ष में चले जाओगे, जिसको यहाँ पे करमान लाइन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसको ध्यान रखिएगा कि करमान लाइन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बाउंड्री ऑफ स्पेस है। तो इसको लॉन्च किया गया है यूएस के बेस्ड स्पेस कंपनी जो कि ब्लू ओरिजिन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये यूएस का है, ब्लू ओरिजिन उनके द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया है। इसको यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है अलान शेपर्ड, उनके नाम पे रखा गया है, जो फर्स्ट अमेरिकन है जिनके द्वारा स्पेस में, वो जो एक फर्स्ट अमेरिकन है जो कि स्पेस में गए थे, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे इसको भी रखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये न्यूज़ में क्यों है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको ट्रिब्यूट पे किया गया है। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे और फ्रीडम स्ट्रगल लीडर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनकी अभी 160 बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म 1857 में गुजरात में हुआ था। इनके द्वारा इनकी जो एजुकेशन है वो इंडिया में ही कंप्लीट किया गया था। थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्सनालिटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बॉम्बे आर्य समाज के, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। और ये दयानंद सरस्वती जो है उनसे बहुत एडमायरर थे और उनके द्वारा रेवोल्यूशनरीज जैसे वीर सावरकर, लाला हरदयाल, इनको ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करते थे। ठीक है, इनसे इंस्पायर्ड होते थे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये इंडिया का होम रूल सोसाइटी है जो कि 1905 में फाउंड किए थे। और यहाँ पे जो सेल्फ रूल है, ब्रिटिश इंडिया में जो सेल्फ रूल था, इसी के कारण को प्रमोट करने के लिए इंडिया हाउस है स्टूडेंट के लिए जो भी यहाँ पे लंदन में रह रहे हैं, तो उनके लिए इंडिया हाउस यहाँ पे लाया गया था। इंडियन सोशलॉजिस्ट है जो कि एक मंथली जर्नल है। और साथ ही साथ इनके द्वारा एक स्कॉलरशिप स्कीम भी लाया गया था जिसमें कि इंडिया से जितने भी यूथ हैं उनको यहाँ पे एजुकेट करने के लिए, अगर वो बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने के लिए इनके द्वारा लाया गया था। तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आइए आज की आप लोग की यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस देख लीजिए। 1 दिसंबर आ चुका है, यानी कि बस 1 महीने बाकी है और ये 2020 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग लेकर चलिए जो भी आपने स्टार्टिंग में सोचा होगा, क्योंकि हालांकि बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई 2020 में, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, होती तो है ना चीज़ें, देर हुई तो क्या हो गई, कोई बात नहीं। आइए GS4 की एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एनालाइज करना है ई गवर्नेंस का पोटेंशियल जो कि इंडिया में है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हो। आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा 150 वर्ड्स में और 10 मार्क्स की ही क्वेश्चन है। 10 मार्क्स में अभी इसलिए आप लोग को दे रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो कि मैम सिर्फ 10 मार्क्स की ही क्यों रखते हो, क्योंकि बेसिकली आप लोग इसमें लिखना तो स्टार्ट कीजिए ना। मैं अब नेक्स्ट मंथ आ चुका है, तो कल से आपका यहाँ पे कुछ पैटर्न चेंज होगा हर एक महीने, क्योंकि आपका 31 जनवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो काफ़ी बच्चों की काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, तो कुछ यहाँ पे मैं चेंज करके भी दूंगी। ठीक है, अब कुछ दिन से आपको जो है ना 2 क्वेश्चंस भी दूंगी मैं कभी कभी, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको ऐसे का भी पेपर मिलेगा, एक क्वेश्चंस मिलेगा, तो उसको भी लिखने का कोशिश कीजिएगा। और जिस किसी भी बच्चे को यहाँ पे UPSC मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ना है, तो आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो, उसके बाद आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। कल मैं कुछ क्वेश्चन पूछी थी न्यूज़ इन शॉर्ट से, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बतानी है कि कौन सी आर्टिकल है हमारे संविधान में जिसमें कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी किया जाता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के द्वारा हम लोग अगर देखें तो ये बताना है कि किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, और कुछ टॉप स्टेट का भी नाम बताना है, लार्ज स्टेट में और स्मॉल स्टेट में। रिवाइज्ड बेस ईयर क्या है CPI IW में, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर में, तो 2001 से इसको जो है 2016 में चेंज कर दिया गया, तो बेस ईयर ये हो गया। कपिला कैंपेन क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च किया गया है यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। एम क्या है देखेंगे। कॉट अलाई क्या है, चलिए देख लेते हैं। कॉट अलाई की अगर बात करें तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI के द्वारा एक मोबाइल ऐप यहाँ पे आपका डेवलप किया गया जिसको कॉट अलाई कह रहे हैं। इसमें जितने भी कॉटन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वेदर की कंडीशन क्या होने वाली है, क्रॉप सिचुएशन क्या है, बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आपको दिया जाएगा, कॉट अलाई में दिया जाएगा। कपिला अगर कंपेज की बात करें तो ये स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस का, अगर वो किसी भी तरीके का इन्वेंशन कर रहे हैं तो उनके पेटेंटिंग के बारे में। इसको लाया गया था एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। और 2016 जो है बेस ईयर आ चुका है। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात करें तो इसको डेवलप किया गया है नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। और लार्ज स्टेट में बात करें तो केरल यहाँ पे टॉप है, गोवा की बात करें तो स्मॉल स्टेट में ये टॉप है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(a) है जो हमारे संविधान में, जिसमें कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये गारंटी किया गया है, ये ध्यान रखिएगा।
आइए आज के लिए कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप लोग आंसर बहुत कम दे रहे हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए आंसर देने की। सबसे पहले बताना है कि बायो पेस्टिसाइड से आप क्या समझते हो। सेकंड यहाँ पे बताना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 75% तक यहाँ पे ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक किसकी इमिशन होती है, कौन सी ऐसी गैस है जिसकी इमिशन होती है 70% तक, तो उसका नाम बताना है। थर्ड यहाँ पे कि आपको बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एशिया का, और ये इंडिया का सबसे पुराना रामसर साइट भी है। संवेदना ये एक्सरसाइज है, तो किस दो कंट्री में ये होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, इसका भी आंसर देने में आपको इतना कष्ट होता है तो बताइए, यूपीएससी के इतने सारे सवाल है, कैसे आप लिखोगे। लिखने की आदत डालिए, चाहे वो कमेंट बॉक्स में लिखना है या फिर आपको अपने पेपर में लिखना है, इसी से आपका भला हो पाएगा। चलिए आइए आर्टिकल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जोजिला टनल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वर्क स्टार्ट हो चुका है जोजिला टनल में, और सबसे पहले ये समझिए कि कहाँ से कहाँ तक ये कनेक्ट होगा। तो श्रीनगर वैली से ये लेह में कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये नेशनल हाईवे 1 में, हर एक जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, यानी कि आप देखते हो कि मेनली क्या होता है ना कि श्रीनगर और लेह वाले रीजन में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, और 6 महीने 8 महीने जो है ना बर्फ़ से ही वो पूरा रास्ता ढका होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो ठप हो जाता है, लोग जहाँ पे थे वहीं रुक जाते, उनको आने जाने में प्रॉब्लम होता है। तो अब ये आसान हो चुका है श्रीनगर से लेह जाने में, अब कोई दिक्कत नहीं है। टनल बनाया जाता है इस तरीके का, पहाड़ को काट के बनाया जाता है अंदर ही अंदर, और रोड से भी बनाया जाता है, जिससे कि आप लोग जो है ना कहीं पे भी बर्फबारी हो कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं बनेगा। मेनली ये पहाड़ काट के ही बनाया जाता है, तो एक शॉर्टकट रास्ता भी आप लोग कह सकते हो कि लंबे घंटे का जो सफ़र तय करते थे वो कुछ मिनटों में आप लोग कर सकते हो। और ऑल वेदर है, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको वेदर का असर नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ पे तूफान आए, बारिश आए या फिर कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इससे क्या है कि यहाँ पे ऑल वेदर जो सेफ कनेक्टिविटी है ये प्रोवाइड किया जाएगा श्रीनगर, द्रास, कारगिल, लेह रीजन में। इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रोजेक्ट जो है ना आप देखोगे कि श्रीलंका कारगिल लेह सेक्शन है नेशनल हाईवे 1 से, और ये एवलांचे वगैरह से ये बिल्कुल फ्री है। और साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे श्रीनगर से लेह पहुँचने में 3 घंटा लगता था, अब ये 15 मिनट में ही पहुँच सकते हो। तो वही कुछ घंटे के सफ़र कुछ मिनटों में करोगे अब आप लोग। नेक्स्ट आते हैं टेक फॉर ट्राइबल। ये एक इनिशिएटिव है ट्राइफेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। तो है क्या, इसका एम है यहाँ पे जो भी इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स में, तो उसको यहाँ पे और भी ज़्यादा बिल्डअप करना है, और भी ज़्यादा बाहर निकाल के लाना है। तो ये जो प्रधानमंत्री वन धन योजना था उसी के द्वारा इसको भी इनरोल किया गया है। यहाँ पे जो ट्रेनीज़ है वो 30 डे के प्रोग्राम में जाएंगे, यानी कि 6 वीक्स का। और यहाँ पे हायर सक्सेस रेट भी यहाँ पे इंश्योर कराया जा रहा है ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स का, यानी कि जो यहाँ पे आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए इस तरीके का जो है प्रोग्राम लाया गया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की बात करें तो ये एनपीसी है जिसको कि यहाँ पे बनाया गया है, और आप लोग देख सकते हो कि इसको कंफर्म किया गया है ISO 17020/20012। तो ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड्स फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी है। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे इंस्पेक्शन और ऑडिट वर्क कर रहे हैं इस एरिया में। फूड सेफ्टी ऑफ ऑडिट एंड साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का है ये। और यहाँ पे एनपीसी जो अनेबल किया गया है इसमें क्या है कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का। एनपीसी की बात करें नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की, तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर ये काम करेंगे। ट्राईपार्टाइट है, यानी कि 3 बॉडी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये ट्राईपार्टाइट यहाँ पे आपका जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा कि ये एनपीसी है क्या। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, तो रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा अनाउंस किया गया है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम का। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इसको जो है ना नीति आयोग और साथ ही साथ यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। IMEF की बात करें तो यहाँ पे क्या है ना कि ये पार्ट है, किसका पार्ट है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर है ना यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप का, तो उसी का ये पार्ट है। और इसका एम है कि यहाँ पे इंडियन के जो रिसर्चर्स हैं, नॉलेज पार्टनर है, थिंक टैंक है, नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट एजेंसीज है, उनको एक साथ लाना है और लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग यहाँ पे बनाना है कि लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी प्लानिंग क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम यहाँ पे मिली, ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। बाकी इसमें और भी कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू नॉर्म्स फॉर अवॉर्डिंग बॉडीज़ असेसमेंट एजेंसीज। तो क्या न्यू नॉर्म्स लाया गया है,
रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, जो कि यहाँ पे कुछ न्यू गाइडलाइंस लेकर आ रहे हैं कि कैसे यहाँ पे अवॉर्ड किया जाएगा कुछ बॉडीज़ को और असेसमेंट एजेंसीज़ को। इस गाइडलाइन का एम यही है कि एक क्वालिटी इंप्रूव्ड आउटकम्स और स्टैंडर्डाइज करना है जो भी प्रोसेस है स्किल इंडिया मिशन के तहत। इस नॉर्म्स को आप देखोगे कि यहाँ पे जो डेवलप किया गया है, ये कुछ यहाँ पे असेसमेंट एजेंसीज और अवॉर्डिंग बॉडीज़ को यहाँ पे रेगुलेशन और रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इस मिनिस्ट्री का एम यही है कि जो डिमांड और सप्लाई है स्किल्ड मैन पावर का, यानी कि आप लोग बस इसका एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, इंजीनियरिंग करने के दौरान जो उनका यहाँ पे स्किल होता है और जब वो बाहर निकलते हैं और जब वो जाते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो उस समय उनका प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ऑफ कैंपस भी बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो इंडस्ट्री में या फिर आप लोग देखो कि जो भी यहाँ पे आपका एमएससी वगैरह है, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे नहीं आपका प्रोवाइड किया जाता है इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के दौरान। तो यहाँ पे गैप देखने को मिलता है कि आप क्या पढ़ रहे हो और जब बाहर आते हो तो नौकरी पेशा में आपको किस स्किल्स की ज़रूरत होती है वो आपको कॉलेज में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो इस गैप को यहाँ पे फिल करने के लिए स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे आपकी जो है मिनिस्ट्री बनाई गई है। ठीक है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे मोर देन 92 लाख कैंडिडेट को अभी तक ट्रेंड किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना है। NCVET की तरफ से देखें, यानी कि यहाँ पे जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में देखें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ही 2018 में नोटिफाई किया गया था। इसमें जो भी फंक्शनिंग होती है, यानी कि वोकेशनल जो एजुकेशन और ट्रेनिंग बच्चों को दिया जाता है, उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे इसको फंक्शन करना है, ये सारी चीज़ों को ये लेकर चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं 100 ईयर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो रिसेंटली जामिया मिलिया इस्लामिया के द्वारा 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिया गया। ये जो इस्टेब्लिश किया गया था अलीगढ़, मतलब कि इंडिपेंडेंट नेशनल यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़, जो कि 1920 में किया गया था। कब? तो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी की यहाँ पे चल रही थी, जब गवर्नमेंट की यहाँ पे बाइकआउट किया जा रहा था गवर्नमेंट सपोर्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तब इसको जो है जामिया मिलिया इस्लामिया को लाया गया था। और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था ये है यहाँ पे शैकल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तर अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इतने सारे लोग हैं जिनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम यही था कि हमारे यहाँ के हमारे कंट्री की एजुकेशन होनी चाहिए और ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से इसको फ्री करना है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन भी हमारे कंट्री में जब लाया गया था, तो ब्रिटिश वाले जो है ना अपने मतलब के लिए ही इंग्लिश एजुकेशन हमारे कंट्री में लाए थे, क्योंकि जब वो इंडिया आए थे तो कोई भी लोग यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते थे, सब हिंदी बोलते थे या अपना रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। तो ब्रिटिश को समझ में नहीं आता था, तो ब्रिटिशर सोचे कि कितने अपने जो है इंग्लैंड से लोगों को इंडिया लेकर आए, इससे बेटर है ना कि इंडिया के ही लोगों को इंग्लिश सिखा देते जिससे कि उनको कम्युनिकेट करने में आसान होगा। तो वो इंग्लिश एजुकेशन लेकर आ गए, मॉडर्न एजुकेशन जिसको कहा जाता था। ठीक है, मैकले मुनट, ये हम लोग लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको रीनेम किया गया जामिया मिलिया इस्लामिया और फिर इसको अलीगढ़ से जो है न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। जौहर है जो कि यहाँ पे फर्स्ट वाइस चांसलर थे, वीसी थे, और हकीम अजमल खान है जो कि फर्स्ट यहाँ पे चांसलर थे। ठीक है, फर्स्ट बैच जो ग्रेजुएट होकर निकला था वो 1921 में और 21 स्टूडेंट थे और इसमें सारे मेल थे। 1938 में जामिया को यहाँ पे उस्तादों का मदरसा कहा जाता था और फिर इसको जो है यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी कहा जाने लगा करोल बाग में। और इदारा-ए तालीमो तरक्की ये था जिसमें कि इवनिंग क्लासेस में यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। एडल्ट एजुकेशन के लिए इवनिंग क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाने लगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स फिगर, क्योंकि 100 ईयर्स कंप्लीट हो गई है। और किस ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि किस इवेंट में इसको लाया गया था, तो ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक के लेसन, तो उसके लिए यहाँ पे बने रहिए। और ये 66 बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी दिसंबर में, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे आप लोग के रिक्वेस्ट के ये बना रही हूँ। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।